हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा की श्रृंखला पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चौथा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो दोस्तों, वीडियोस के साथ बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले 3 मार्कर के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा मुख्य परीक्षा का 10वां वीडियो है, तो आप पिछले वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और कुछ वीडियोज़ के मैं वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से जाके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले 3 मार्कर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेदरा का युद्ध, ठीक है। 3 मार्कर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें हमें 20 शब्दों में अपने शब्द सीमा को कंप्लीट करना होता है। और मुख्य परीक्षा की न्यू पैटर्न की जितनी भी कॉपियाँ आ रही हैं उसमें भी 3 लाइनें आपको मिलेंगी, वहाँ पर आपको 3 पॉइंट लिख सकते हैं और 20 शब्दों में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेदरा का युद्ध पूछा गया है, तो यह कब हुआ था। इस फॉर्मेट पर आप अपने क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं, कब, किसके मध्य और उसका क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहले कब हुआ था, तो 1759 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था, तो यह अंग्रेजों तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। तीसरा है इसके क्या परिणाम हुए थे, तो डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया था, ठीक है। तो वेदरा का युद्ध में यह 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस के बारे में पूछा गया है। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में पहला क्वेश्चन है कि प्रथम अंग्रेज जो राजा जेम्स का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था, उसका उद्देश्य क्या था, कि व्यापार की अनुमति प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। और इसके क्या परिणाम हुए, तो जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किया था। तो ये भी कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार पे आए थे, ये प्री में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जहांगीर के दरबार पर आए थे, वो भी आप लोग याद रखिए। और यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्नवालिस के बारे में 3 मार्कर में पूछा गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बंगाल का गवर्नर जनरल था ये, जो कि 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा। फिर उसके बाद इनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस कोड के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख लेते हैं कि कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा एवं नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। जो हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वह कॉर्नवालिस की ही देन है, तो वो भी आप लोग याद रखिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं 3 मार्कर का, कि कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टू द पॉइंट एक लाइन में भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप एक लाइन में क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, आपको वहाँ 3 में 3 नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो इसमें इसके तहत जो आंसर हमने बनाया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड जो चार्ल्स मैडकॉफ को प्रेस पर नियंत्रण हटाने के लिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो एक लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और आप इतना भी लिखेंगे तो आपको 3 में 3 नंबर जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है उसी हिसाब से हमको आंसर देने होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, कि आत्मीय सभा के बारे में पूछा गया है। तो जो इसकी स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1814 में कलकत्ता में की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की बचना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे आत्मीय सभा के बारे में हो गए। इसके बाद हम 5 मार्कर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 मार्कर में हमें 50 शब्दों में अपने शब्द सीमा को कंप्लीट करना होता है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर थोड़ा हमारे मॉडल आंसर बड़े लगे तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी पॉइंटों को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधारों को लिखिए, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत में अपनी उदार नीतियों के लिए याद किया जाता है, ठीक है। रिपन ने भारत में आम जनता के हित और शासन में सुधार हेतु शिक्षा और स्थानीय स्वशासन, कारखाना अधिनियम, प्रेस आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित सुधार किए। तो इसके तहत पहला पॉइंट है कि इसे भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा 1874 में समाप्त कर 1882 में समाप्त किया। दूसरा पॉइंट है कि स्थान स्वशासन, तो इसे नगर पालिकाओं तथा लोकल बोर्डों की स्थापना की।
तीसरा पॉइंट है कि एल्बर्ट बिल विवाद को सुलझाया। चौथा पॉइंट है कि शिक्षा को सुधार हेतु हंटर आयोग की स्थापना की। अगला पॉइंट है कि इसमें मजदूरों को के शोषण को रोकने हेतु कारखाना अधिनियम तथा सिविल सेवा की उम्र की सीमा को बढ़ाया था। तो इतने पॉइंट महत्वपूर्ण थे जो कि आप यहाँ पे 5 मार्कर में 50 शब्दों में एक सटीक आंसर के तहत इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गुप्तकालीन सामाजिक जीवन को समझाइए। तो इसके तहत वर्ण व्यवस्था पहला पॉइंट है, तो जिसमें जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी जिसमें 4 वर्ण थे। दूसरा है दास प्रथा, इसमें स्थिति में सुधार करना, आर्थिक स्थिति। और दूसरा है उत्पादन कार्यों में प्रयुक्त। ठीक है। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र पे, तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में हम देख लेते हैं कि केंद्र जो था जिस नालंदा था, बल्लभी था और उज्जैन था। और इसके तहत अलौकिक तथा अलौकिक शिक्षा को महत्व दिया गया। शूद्रों की स्थिति देख लेते हैं इनके समय पे कि सुधार तथा वेद पुराण और सुनाने का अधिकार कृषक को था। स्वरूप देख लेते हैं, इस समय पर पितृसत्तात्मक स्वरूप था। फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि स्त्री की जो दशा थी वह उत्तरोत्तर गिरावट हुई, और क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था तो स्त्री की दशा में गिरावट हुई थी। फिर उसके बाद उपनयन संस्कार नहीं था और बाल विवाह समय पे नहीं था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो शुरू में थोड़ा सा इंट्रो और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 11 मार्क के क्वेश्चन है जो कि हमें 200 शब्दों में अपने शब्दों को सीमा को कंप्लीट करना होता है, जिसके तहत हमारा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी के काल में मराठा प्रशासन की विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो इसके तहत हम छोटा सा एक इंट्रो देख लेते हैं कि शिवाजी ने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सुदृढ़ और प्रशासनिक व्यवस्था कायम की थी जो जन कल्याणकारी भावना से प्रेरित थी और इसके में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को समझा जा सकता है। तो पहला बिंदु कौन सा है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसके तहत हम छोटा सा इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि राजपद वंशानुगत परंतु कल्याणकारी राजा होता था। दूसरा है अष्टप्रधान, प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का समूह था। तीसरा पॉइंट है कि पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख तथा राजा के बाद द्वितीय स्थान दिया गया। चौथा पॉइंट है कि सैन्य प्रशासन, इसमें संगठन आधारित प्रशासन जो अनुक्रम पर आधारित थी। और पांचवा पॉइंट है राजस्व प्रशासन, इसमें भूमि का विभाजन पर आधारित भू राजस्व एवं इसके अलावा चौथ और सरदेशमुखी भी थी। राजस्व प्रशासन के अंदर चौथ और सरदेशमुखी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। छठवां पॉइंट है कि प्रांतीय प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन, इसके तहत शिवाजी ने प्रांतों को स्वराज्य वैसे प्रांत जो शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे एवं मुगलाई किसे कहेंगे? स्वराज्य किसे बोलेंगे? कि जो प्रांत जो शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण पर थे। ठीक है। और दूसरा मुगलाई जो थे उन जिन्हें प्रांत के रूप में संगठित नहीं किया गया था, मतलब बांटा नहीं गया था। और इस तरीके से हम लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट, और लास्ट में हम छोटा सा एक कंक्लूजन देते हैं कि अतः संगठित प्रशासन, सुदृढ़ सेना और राजस्व का पर्याय आधार, साथ ही स्थानीय स्वायत्तता शिवाजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थीं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और ये दोस्तों, यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, वीडियोस के साथ बने रहिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करेगा, जिससे उन्हें भी मुख्य परीक्षा को तैयार करने में हमारे मॉडल आंसर के साथ में उन्हें भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।